सुषमा की शादी को 5 साल हो गए थे। अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिस बात का ताना उसकी सास दिन रात उसे मारा करती थी। न जाने कब घर में बच्चा आएगा, कब मैं पोते का मुंह देखूंगी। मेरे बलराज के साथ जिन जिन लड़कों की शादी हुई थी, सबके घर में बच्चे हैं। अरे बस मेरा ही एक आंगन सूना रह गया है। अरे माँ, रोज सुबह आँख खुलती नहीं कि तू अपने तानों की बारिश शुरू कर देती है। अरे बच्चे भी हो जाएंगे। अरे कब होंगे, मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ। मेरा कितना अरमान है कि मैं अपने पोते को खिलाऊं। और सोचो माँ, अगर बच्चा हो भी जाए और वो लड़की हुई तो? अरे हे भगवान, एक तो औलाद नहीं हो रही, ऊपर से मनहूस मुंह खोल रहा है तो क्या बोल रहा है। सुन, चाहिए तो मुझे पोता ही, वही वंश का नाम आगे बढ़ाता है। सुषमा की सास का बड़बड़ाना बंद ही नहीं हो रहा था। उधर सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बलराज उसके पास जाकर कहता है, अरे क्यों रोती हो पगली? तुम्हें तो पता है ना, माँ की आदत है ही ऐसी, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। तो क्या गलत कह रही है? 5 साल हो गए हमारी शादी को और अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अरे अपने कृष्ण जी पर भरोसा रखो, जल्द ही देख लेना हमें खुशखबरी मिलेगी। बलराज अपने काम पर चला जाता है। वो लोग बहुत गरीब थे और इसलिए बलराज की माँ हमेशा कहती रहती थी कि पोता होना चाहिए, पोती होगी तो खर्च ज्यादा होगा। और एक दिन भगवान की कृपा से सुषमा गर्भवती हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ सुषमा। देखो, लड़का हो या लड़की, बस भगवान एक स्वस्थ बच्चे को हमें भेज दे। देख सुषमा, अच्छी बात है कि तेरा पाँव भारी हो गया है, लेकिन मुझे पोता ही चाहिए। ये सुनकर सुषमा की रूह कांप जाती है। फिर एक दिन आता है कि जब सुषमा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बलराज और सुषमा बहुत खुश थे, लेकिन सुषमा की सास को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे इतने साल बाद बच्चे को जन्म दिया और वो भी बेटी। अरे मेरे बलराज से तो हम 3 लोगों का पेट नहीं पाला जा रहा, फिर इस लड़की का खर्चा कहाँ से उठाएगा मेरा बेटा। कैसी बातें कर रही हो माँ, सबकी किस्मत होती है, ये भी अपनी किस्मत लिखवा कर लाई है। देखते ही देखते सुषमा की बेटी, जिसका नाम उन्होंने विधि रखा था, वो 1 साल की हो जाती है। वो पैदल भी चलने लगी थी और माँ भी बोलने लगी थी। वो खुशी खुशी अपनी दादी के पास जाती है कि तभी उसकी दादी उसे हाथ से पीछे की तरफ धकेल देती है। विधि गिर जाती है और उसके माथे पर गहरी चोट आती है। माँ, तूने ये क्या किया? देख विधि को कितनी चोट आई है। सुषमा और बलराज उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। विधि के माथे पर 4 टांके आते हैं। इसी तरह 6 महीने और बीत जाते हैं। एक दिन सुषमा की सास विधि को घुमाने के लिए बोलकर घर से निकलती है और जब वो आती है तो वो खाली हाथ आती है और रोने लगती है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? और विधि कहाँ है? बताओ ना, बताओ माँ, मेरी बेटी कहाँ है? अरे बेटा सुषमा, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं नदी के किनारे घूमने गई थी और विधि खेलते खेलते अचानक नदी में बह गई। ये सुनकर सुषमा बेहोश हो जाती है। बलराज जब घर आता है तो उसे भी यकीन नहीं होता। वो अपनी माँ से पूछता है, लेकिन हर बार वो यही कहती है कि विधि नदी में बह गई। लेकिन असल में सुषमा की सास अपनी पोती को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसे पास के शहर के एक अनाथ आश्रम में छोड़ आती है। बलराज गांव वालों को लेकर नदी पर जाता है और बहुत खोजबीन करता है, लेकिन विधि का कहीं कोई अता पता नहीं था। इस हादसे के बाद सुषमा एकदम से गुमसुम हो जाती है और हर वक्त बलराज से एक ही बात कहती है कि मेरी विधि को ढूंढ लाओ। कुछ साल बाद बलराज की माँ भी गुजर जाती है। सुषमा, क्या हालत बना रखी है? 10 साल हो गए हैं। अगर विधि को मिलना होता तो वो मिल जाती। भगवान ने जैसे उसे हमें दिया था वैसे ही हमसे छीन भी लिया है। नहीं नहीं, मेरी विधि जिंदा है।
मेरा दिल नहीं मानता जी कि मेरी बेटी को कुछ हुआ है। देख, तू मान या ना मान, पर मुझे लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बस तेरा दिल माँ का दिल है, इसलिए तू ये बात मान नहीं रही। और मुझे लगता है तू यहाँ रहेगी तो हमेशा उसे याद करती रहेगी। चल ऐसा करते हैं, हम लोग शहर चलते हैं। नहीं नहीं जी, हम लोग शहर नहीं जाएंगे। अगर कभी विधि वापस आ गई तो हमें घर पे ना पाकर उस पर क्या गुजरेगी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही है। 1.5 साल की थी जब वो गुम हुई थी। उसे तो कुछ याद भी नहीं होगा अगर वो जिंदा भी हुई तो। इस बात को सुनकर सुषमा जोर से चिल्लाती है कि मेरी विधि को कुछ नहीं हुआ। बलराज किसी तरह उसे समझा बुझाकर सुषमा को शहर ले आता है और इधर उधर काम करने लगता है। देखते ही देखते 10 साल और निकल जाते हैं। सुषमा और बलराज अब काफी बूढ़े दिखने लगे थे। जहाँ वो काम करते थे, एक दिन वहाँ उन दोनों को भी काम से निकाल दिया जाता है। एक दिन वो दोनों सड़क के किनारे बैठे हुए थे कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक लड़की अपनी माँ के साथ उतरती है। माँ, ये दोनों बहुत गरीब लग रहे हैं, क्यों न इनको ये कपड़े और खाना दे दें? हाँ निधि, तुम इनको दे सकती हो। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आप ये ले लीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लेकिन हमें ये सब नहीं, हमें काम चाहिए। क्या तुम हमें काम दे सकती हो? निधि अपनी माँ से कहती है और उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, दोनों को गाड़ी में बिठा लो। और वो उन्हें अपने घर ले जाते हैं ताकि वो घर का काम कर सकें। बलराज और सुषमा निधि के घर आ जाते हैं। निधि 21 साल की एक बहुत सुंदर सी लड़की थी। उसके बाल लंबे थे और कुछ कटे हुए बाल उसके माथे पर रहते थे। सुषमा जैसे ही निधि को देखती है, उसे अपनी बेटी विधि की याद आ जाती है। अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो बिल्कुल ऐसी ही दिखती। भूल जा सुषमा, हमारी किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं था। वो दोनों निधि के यहाँ काम करने लगते हैं और दोनों माँ बेटी अकेले रहते थे। निधि के पिताजी का निधन काफी पहले हो गया था और उसकी माँ स्कूल में टीचर थी। क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैं तो भूल ही गई। मालकिन, मेरा नाम सुषमा है। अरे हाँ, याद रखूंगी मैं अब इसे। अच्छा, तुम खाना अच्छा बहुत बनाती हो। आज मेरे स्टाफ ने ना तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ की थी। देखो, इसे अपना ही घर समझो और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, पर प्लीज चोरी करने की कभी मत सोचना। मैंने ना पहली बार घर में नौकर रखे हैं, वो भी निधि के कहने पर, क्योंकि मैं उसकी बात कभी नहीं टालती। अरे नहीं नहीं मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? चोरी, वो भी हम तो वैसे ही किस्मत के मारे हुए हैं। कि तभी वहाँ निधि आ जाती है। चक्कर आने के कारण वो सीढ़ियों से उतरते समय अपना बैलेंस खो देती है और धड़ाम से नीचे आकर गिरती है। सुषमा और निधि की माँ दोनों भागकर वहाँ आते हैं और सुषमा जैसे ही उसके माथे के बाल हटाती है, माथे पर 4 टांके के निशान देखकर वो चौंक जाती है। निधि, निधि बेटा, आगे खोलो। तभी बलराज वहाँ आता है और निधि को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। साथ में सुषमा और निधि की माँ भी होते हैं। देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, थोड़े टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं। डॉक्टर, मेरी इकलौती बेटी है ये, इसे बचा लीजिए प्लीज। सुषमा बलराज के पास जाकर कहती है, ये निधि नहीं, हमारी विधि है जी। अरे चुप हो जा सुषमा, मालकिन सुन लेगी। तुम ये कैसी अनाप शनाप बातें बोल रही हो? मैं झूठ नहीं कह रही जी, मेरी ममता झूठी नहीं है। उसके माथे पर वही निशान है जो उसके जन्मदिन पर पड़ा था। उन दोनों को खुसर पुसर करता हुआ देख निधि की माँ वहाँ आती है। क्या हुआ? तुम दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे बताओ। बलराज सुषमा को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन सुषमा रोते हुए कहती है, मालकिन, सच बताना, क्या निधि आपकी बेटी है? अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, वो मेरी बेटी है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं।
मेरी बेटी विधि है, उसके माथे पर 4 टाके के निशान है और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसे विधि की थी। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं। देखिए, बाहर का खाना ज्यादा खाने से उनका लीवर डैमेज हो गया है। हमें उन्हें नया लीवर लगाना होगा। आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर, मेरा और निधि का ब्लड ग्रुप एक नहीं है। दरअसल मैंने निधि को गोद लिया था। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून जांच करा लें, उसका और मेरा खून एक ही होगा, देख लेना। डॉक्टर सुषमा को ले जाते हैं और निधि और सुषमा का ब्लड ग्रुप एक ही निकलता है। क्या आप अपना लीवर दे सकेंगी? डॉक्टर साहब, आप लीवर की बात करते हैं, मैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। डॉक्टर सुषमा को ले जाते हैं। उधर निधि की माँ बलराज से हाथ जोड़कर कहती है, माँ की ममता होती है। इतने सालों बाद आखिर सुषमा को उसकी बेटी मिल गई। हाँ, माँ की ममता जीत गई, वरना मैंने तो तभी सोच लिया था कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब क्या होगा जब निधि को पता चलेगा कि हम उसके माँ बाप हैं। निधि की माँ कोई जवाब नहीं देती और कुछ दिन बाद सुषमा के दिए हुए लीवर से निधि की तबीयत जल्द ही अच्छी हो जाती है। एक दिन सुषमा से काम करते समय निधि की एक बहुत ही प्यारी चीज टूट जाती है, जिस पर निधि सुषमा पर बहुत गुस्सा करती है। ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है ये कितना कीमती था? मैंने गलती करी जो तुम जैसे बूढ़े लोगों को मैंने काम पर रखा। मुझे तुम्हें काम पर रखना ही नहीं चाहिए था। दिखाई नहीं देता और चीजें तोड़ देते हो। निधि गुस्से में सुषमा पर हाथ उठाने ही वाली थी कि उसकी माँ बीच में आ जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं? और जिस पर तुम हाथ उठा रही हो वो तुम्हारी सगी माँ है। आज अगर तुम जिंदा हो तो उन्हीं की वजह से हो। सुषमा और बलराज के मना करने पर भी निधि की माँ निधि को सारी सच्चाई बता देती है और सच्चाई जानने के बाद निधि सुषमा और बलराज से माफी मांगती है। सुषमा अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, बाबा, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, पर तुम ये देखो ना कि सुषमा की ममता में कितनी सच्चाई थी कि तुम उसे मिल गई। यही तो माँ की ममता होती है ना माँ। फिर उन लोगों ने अपने गिले शिकवे दूर करे और चारों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी है सीतापुर गांव की। यहाँ राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। राजू की नई नई शादी हुई थी। राजू और उसके पापा दोनों काम पर चले जाते थे। तभी घर का सारा काम राजू की बीवी और उसकी मम्मी मिलकर करते थे। गर्मी का मौसम आ गया था। उनके घर में इतनी गर्मी होती थी कि उनका गर्मी में रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि घर पर सुबह सुबह ही सीधी धूप आती थी और देर शाम तक भी नहीं जाती थी। साथ ही उनके अगल बगल कोई पेड़ नहीं था जिससे धूप से थोड़ा बचा जाए। रात में राजू की बीवी उसे बोली, अजी बहुत गर्मी हो रही है, इस गर्मी में तो बिल्कुल भी सांस नहीं लिया जा रहा। माँ जी की तो तबीयत भी खराब हो गई है। कल गर्मी के कारण वो चक्कर खाकर गिर गई थी। बात तो तुम सही कह रही हो, गर्मी तो बहुत है, पर मैं क्या करूं? मैं मजदूरी करता हूं और पापा खेत का काम करते हैं, तो जो पैसा आता है हम उससे घर का राशन लाते हैं और उसी से घर चलता है। चलो मैं देखता हूं, अगर कोई सस्ता सा कूलर मिलेगा तो मैं कूलर लाता हूं, ताकि इस चिलचिलाती गर्मी से हमें कुछ राहत मिल सके। राजू अपने और अपने पापा के पैसे जोड़कर बाजार जाकर एक अच्छा सा कूलर लेकर आ जाता है। इस बार वह राशन भी थोड़ा कम लाता है ताकि वह कूलर खरीद सके। घर में नया कूलर आ जाता है और सभी बहुत खुश होते हैं। अरे राजू बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम कूलर के बारे में सोच सकें, और तू इतना महंगा कूलर कहाँ से ले आया? इस कूलर के पैसे तो हमारे घर में 2 महीने का राशन आ जाता। माँ,
इस बार तो थोड़ा राशन कम लाया हूँ। पापा और अपने सारे पैसे जोड़कर जितने भी थे इस कूले में लगा दिए। वैसे भी आप और पापा गर्मी से परेशान हैं, मुझसे ये देखा नहीं गया, तो मैंने जैसे तैसे करके कूलर का इंतजाम कर लिया। सब लोग कूलर की ठंडी हवा खाकर बड़े खुश होते हैं, मगर एक दिन अचानक से कूलर बंद हो जाता है। राजू बहुत कोशिश करता है कि कूलर ठीक हो जाए, मगर कूलर सही नहीं होता। तभी वो जाकर पास के मनोज इलेक्ट्रीशियन को घर बुलाता है और उसे बोलता है, मनोज भाई, मेरा कूलर चल नहीं रहा, 2 मिनट चलकर उसे देख लो। राजू देख, अभी तो मेरे पास बहुत काम है, मैं फ्री होकर आ जाऊंगा। भाई देख, इतनी गर्मी है, मेरे मम्मी पापा बीमार है, उनके लिए तो मैंने कूलर लिया था। अब जब से कूलर खराब हुआ है उनकी गर्मी के कारण तबीयत और खराब हो गई है। चलो ठीक है भाई, चलता हूँ। मनोज राजू के घर आकर कूलर देखता है और बोलता है, ये कूलर लाइट कम ज़्यादा होने के कारण खराब हो गया है। अगर आपको इसे सही कराना है तो इसमें नया मोटर लगेगा। अच्छा, नया मोटर कितने का आएगा? 3000 का आएगा। अरे बाप रे, इतना महंगा मोटर! अभी कुछ दिन पहले मैं 10,000 का नया कूलर लाया था, अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। ठीक है भैया, हम आपको बुला लेंगे जब हमें ये ठीक करवाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी गर्मी में यहाँ आए। कूलर लाइट कम ज्यादा आने की वजह से फूक गया था और पैसे ना होने के कारण राजू उसे सही नहीं करवा पा रहा था। फिर उसकी बीवी कूलर को एक कोने में खड़ा कर देती है। एक दिन राजू के पापा खेत से आकर अचानक से खाट पर गिर गए और उनका पसीना बहुत छूट रहा था। राजू की मम्मी उनके पास जाकर देखती है और बोलती है, अजय क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? राजू के पापा कुछ जवाब नहीं दे पाते। राजू की मम्मी उनके सर पर हाथ लगाकर देखती है और उन्हें काफी तेज बुखार था। अजय आपको तो बहुत तेज बुखार है, ये गर्मी पता नहीं मार कर छोड़ेगी क्या? अब हम क्या करेंगे? सास अपनी बहू को आवाज देती है, बहू, ओ बहू, जल्दी ठंडा सा पानी लेकर आओ। बहू जल्दी से ठंडा पानी लाती है और साथ ही एक पट्टी भी लाती है। सास इतने ठंडे पानी की पट्टी लगाना शुरू कर देती है। शाम को जब राजू घर आता है तो उसके पापा का बुखार सही नहीं होता। तब उसकी बीवी उसे बोलती है, अजी पता है पापा को इतना तेज बुखार था कि वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और अभी भी उनका बुखार पूरी तरह से सही नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ सीमा, गर्मी के कारण ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर मैं क्या करूँ, मैंने सारे पैसे कूलर में लगा दिए और अब उसे सही करवाने के लिए मेरे पास और पैसे भी नहीं है। बहू अपने घर की ये हालत देखकर बहुत परेशान होती है और खुद से बोलती है, बहू अपने घर की ये हालत देखकर बहुत परेशान होती है और खुद से बोलती है, क्या करूं, गर्मी के कारण रोज मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार हो ही जाता है और अगर सब लोग ऐसे ही बीमार होते रहे तो काम कैसे होगा और घर कैसे चलेगा? मैं कैसे सबकी मदद करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह जब वह बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही होती है तो वह देखती है कि वहां पर बहुत सारी घास उगी हुई थी और वह घास देखकर सोचती है, क्यों ना मैं अपना घास घर बना लूं ताकि सबको गर्मी से राहत मिल सके। जब शाम को राजू आता है तो उसकी बीवी उसे ये बात बताती है, अजी कल आप जल्दी उठ जाना, मम्मी पापा के उठने से पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है। कौन सा काम? तुम कहना क्या चाहती हो? बस इतना ही कि मैं कल घास घर बनाऊंगी, अपने घर के ऊपर घास लगाऊंगी ताकि हमारा ये घर ठंडा रहे। मगर ये कैसे होगा सीमा? अजी आप बस मेरा साथ दे देना, बाकी सब हो जाएगा।
अगले दिन सीमा और राजू बहुत जल्दी उठते हैं और फटाफट सारी घास घर के ऊपर लगाते हैं। राजू के घर के पास एक पानी की टंकी थी जिसमें सीमा एक पाइप जोड़ देती है और वह घर के ऊपर फिट कर देती है। उसमें ऐसा होता है कि टंकी में से पानी आता है और वो फुव्वारे की तरह घर के ऊपर लगी घास पर गिरता है, जिसके कारण घर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये देखकर उसकी सास बोली, अरे ये क्या चमत्कार हो गया, घर में इतनी ठंडक कैसे आ गई। माँ, ये सब सीमा का कमाल है। इसने तो कमाल कर दिया। आज इसने घर के ऊपर घास लगाकर पानी की ऐसी फिटिंग करी है कि हमारा घर हमेशा ठंडा ही रहेगा। अरे वाह, शाबाश बहू, तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। अब वे गर्मी में आराम से रह रहे थे। तभी एक दिन एक पड़ोसन सीमा के घर आती है। अरे सीमा, ये तूने कैसा घर बनाया है कि ये तो इतनी गर्मी में भी इतना ठंडा कैसे है। दीदी कुछ नहीं, मैंने इसमें घास और पानी की फिटिंग करी है ताकि मेरी घास के घर में ठंडक बनी रहे। अरे वाह सीमा, तुम में तो बहुत दिमाग है। फिर पड़ोसन ये बात सारे गांव में फैला देती है कि सीमा ने अपना घर ऐसा बनाया है कि वो गर्मी में भी ठंडा रहता है। फिर सब लोग चाहते हैं कि सीमा उनके लिए भी एक एक घास घर बनाए। एक दिन गांव में कुछ बाहर के लोग आते हैं और वह सीमा का घर देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वे उनके घास घर की एक वीडियो बना लेते हैं। वाह सीमा जी, आपने तो बहुत ही अच्छा काम करा है। ऐसा काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। हमने आपकी वीडियो बनाई है और हम चाहते हैं कि आप घास वाला घर और बाकी लोग देखें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह लोग ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल देते हैं, साथ ही सीमा का नंबर भी डालते हैं ताकि उनके पास काम आ सके। सीमा का घास का घर इतना फेमस होता है, चारों तरफ उनके घास वाले घर की चर्चा होने लगती है और सीमा रातों रात स्टार बन जाती है। अब सीमा के पास घास वाले घर के बहुत ऑर्डर आने लगते हैं। सीमा घास घर बनाने लगती है जिससे उनके पास काफी पैसा आ जाता है। ये देखकर उनके ससुर उसे बोलते हैं, अरे वाह बेटा, तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। टीवी के हर चैनल पर तू आ रही है और तेरी वजह से आज आलीशान घर में बैठे हैं। कहाँ हमने ये अपना घास का घर गर्मी काटने के लिए बनाया था और कहाँ आज तूने हमें इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया कि लोग हमें जानते हैं। पिताजी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। सीमा का ये अनोखा आविष्कार और ज्यादा फेमस हो जाता है। साथ ही उसने गर्मी गर्मी में इतने घास के घर बना दिए, कम से कम उन्हें 2-3 साल आराम से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी वो काम करती रहती है।